ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट थे, लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन थे जो मैंने आपको कराए हैं, उसको आपने ज़रूर सुनना है, प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अब मैं सेकंड चैप्टर से पहले आप लोगों को थर्ड चैप्टर करा रही हूँ, दैट इज़ बेसिकली एपिडेमियोलॉजी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है, काफ़ी ज़्यादा ही थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैं इसमें आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा जो भी सारा डाटा है उसकी प्रैक्टिस करूँगी तो इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगा। अब इसमें बेटे सबसे पहले हम लोग बेसिक एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे कि ये है क्या, इसके क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह से अप्रोच की जाती है। फिर इसमें बेटे कुछ मेजरमेंट्स आ जाती हैं जो आपको थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, लेकिन मैं आपको टेबल कंस्ट्रक्ट कराऊंगी और हम उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मेजरमेंट्स जो हमने करनी है उस मेजरमेंट्स के लिए कुछ बेसिक टूल्स यूज होते हैं, यानी कि हमने मेजरमेंट्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। सम टाइम बेटे हम उसको रेट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कभी हम उसको रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कभी हम उसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखनी है, पर डिफरेंट रेट्स हमने देखने हैं, यानी एक कम्युनिटी का जो डेथ रेट है उसको हम डिफरेंट तरह से क्लासीफाई करते हैं। मोर्टेलिटी रेट इसको कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएचएस में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स मोर्टेलिटी रेट की आप बताएंगे किस तरह से कैलकुलेट होती है। ये सारी चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। एपिडेमियोलॉजी के अंदर डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडी, ठीक है बेटे, और एनालिटिकली फिर आप लोगों ने पता होगा आपको थोड़ा बहुत, बाकी मैं आपको आज बताऊंगी कि 2x2 टेबल कंस्ट्रक्ट होता है, वो टेबल किस तरह से रिलेट होता है, कैसे सॉल्व होता है, उसका क्या फ़ायदा है वो पढ़ेंगे हम। किसी भी डिजीज़ का जो इंसिडेंस है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, प्रेवलेंस किस तरह से कैलकुलेट होती है, क्या इनके फार्मूलाज वगैरह हैं, ये इस चैप्टर की डोमेन है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और फिर कुछ बहुत बेसिक चीज़ें रह जाएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। सो स्टार्ट करते हैं बेटे सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी से। देखो एपी का मतलब होता है अमंग, ठीक है। सो अगर हम टर्म को ब्रेक करते हैं तो एपी का मतलब क्या है, एपी का मतलब है अमंग, ठीक है। और अगर हम डेमो का मतलब देख लें तो डेमो का मतलब होता है लोग, सही है, पीपल। और अगर हम लॉजी का मतलब देख लें तो दैट इज बेसिकली स्टडी। सो स्टडी अमंग पीपल इज नोन एज बेसिकली एपिडेमियोलॉजी, अगर हम टर्म को ब्रेक करें। अब हम अगर डेफिनेशन को थोड़ा स्पेसिफाई कर दें तो एपिडेमियोलॉजी से क्या मुराद है। एपिडेमियोलॉजी से मुराद है बेटे एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर, यानी जाहिर है आप सारी पॉपुलेशन का टाइम तो स्टडी नहीं करते ना, आप अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, अपना एरिया हो गया, फराश टाउन हो गया, फला टाउन हो गया, गोरी टाउन हो गया, या PWD या जो भी हो गया। एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर जब हम लोग क्या पढ़ना शुरू करते हैं, उनकी हेल्थ स्टेट के बारे में, ठीक है, और हेल्थ इश्यूज के बारे में, ठीक है, जब पढ़ते हैं, सही है। एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में हेल्थ स्टेट और हेल्थ इश्यूज के बारे में पढ़ना, और इस हेल्थ स्टेट और हेल्थ इश्यूज को कौन से डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो ऑल्टर कर रहे हैं, और ये हेल्थ इशू किस तरह से उस पॉपुलेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस चीज को बेसिकली एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। बेटे मैं अभी एग्जांपल देती हूँ, और फिर इसी नॉलेज को, ये जो नॉलेज आप स्टडी से हासिल करेंगे, इस नॉलेज को अप्लाई करके दूसरे लोगों के अंदर उस हेल्थ स्टेट या इशू को या डिजीज को प्रिवेंट करना इज बेसिकली एपिडेमियोलॉजी। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एपिडेमियोलॉजी हम लोगों ने क्या किया कि चाइना के अंदर, चाइना में भी स्पेसिफिकली जो वुहान के लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर देखा गया कि कोविड फैल रहा है, ठीक है। तो फिर कोविड के डिटर्मिनेंट और कोविड की डिस्ट्रीब्यूशन देखी गई कि किस एरिया में फैला हुआ है और क्यों फैल रहा है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से, कॉन्टेक्ट्स की वजह से। और फिर इसी नॉलेज को अप्लाई करके दूसरे लोगों के अंदर हमने डिजीज को प्रिवेंट करने की कोशिश की, ऐसे कि कॉन्टेक्ट मत करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, जिन लोगों को हो रहा है वो आइसोलेशन कर लें। तो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जब आप किसी हेल्थ इशू को पढ़ते हैं और उस हेल्थ इशू के डिटर्मिनेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, एंड देन उस नॉलेज को अप्लाई करके बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं उस डिजीज से, तो दिस इज बेसिकली एपिडेमियोलॉजी। लोगों के दरमियान चीजों को पढ़ना। किन चीजों को पढ़ते हैं हम, हेल्थ इश्यूज कॉज करने वाले रिस्क फैक्टर्स को, डिटर्मिनेंट्स को, ताकि फिर ये नॉलेज अप्लाई करके हम बाकी कम्युनिटी को बचा सकें। तो ये एक बेसिक नॉलेज या बेसिक एम है एपिडेमियोलॉजी का, ठीक है बेटे। आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गई हो। अब ये जो एपिडेमियोलॉजी है ना, इसको जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो बेटे कहता है एपिडेमियोलॉजी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो 3 हैं, ठीक है।
कंपोनेंट्स जो हैं एपिडेमियोलॉजी के वो 3 कंपोनेंट हैं। जब किसी भी डिजीज को हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम उसमें 3 चीजों को मस्ट देखते हैं। हम ये देखते हैं बेटे उस डिजीज स्टेट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस डिजीज स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ क्या इससे मुराद है, ठीक है, और उस डिजीज स्टेट के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी का मतलब कि वो कितनी दफा हो रही है, ठीक है, एक गिवन टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में कितने लोगों को हो रही है, उससे डेथ कितने लोगों की हो रही है, मॉर्बिडिटी क्या रेट है, मोर्टेलिटी का क्या रेट है। मैं अभी इसकी एग्जांपल देती हूँ कोविड के लिहाज। दूसरी चीज बेटे आती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को फर्दर 3 फैक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन बाय टाइम और डिस्ट्रीब्यूशन बाय एज या पर्सन या सेक्स भी हम कह सकते हैं, बाय पर्सनल, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स में वो वाले सारे फैक्टर्स आ जाते हैं वो जो वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कोविड की एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे या हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कोविड की फ्रीक्वेंसी क्या है फैलने की। अगर कोविड फैल रहा है तो कितने लोगों के अंदर ये जो डिजीज है ये सीरियस हो जाता है, कितने लोगों की ये मोर्टेलिटी कॉज कर रहा है, कितने लोगों में सिवियर कॉम्प्लिकेशन या मॉर्बिडिटी कॉज कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 बेटे प्लेस में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इस डिजीज की ये टेंडेंसी है कि ये किसी स्पेसिफिक एरिया में होता है। बहुत सारे डिजीज जो हैं वो स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कालाजार, ठीक है, उसके बाद पोलियो जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, कोविड जो है वो इनिशियली चाइना में स्टार्ट हुआ था लेकिन अब ये वर्ल्ड वाइड है। तो क्या डिजीज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लेस स्पेसिफिक है या नहीं है, ठीक है। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो जो डिजीज हो रहा है उसका टाइम के साथ भी कोई रिलेशन है, होता है। बहुत सारे डिजीजेस आपको पता है रेनी सीजन में होते हैं, स्प्रिंग सीजन में होते हैं, बहुत सारे समर्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये कैसे होते हैं, ये समर सीजन में ज्यादा है। कोविड है तो वो विंटर सीजन में ज्यादा है। एस्थमा या हाइपर सेंसिटिविटीज हैं तो वो स्प्रिंग सीजन में, एलर्जीज हैं तो वो स्प्रिंग सीजन में। तो जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं हम ये भी देखेंगे कि क्या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वाइज प्लेस रिलेटेड ये वेरी कर रहा है या एक जगह पे है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हमने कहा ज्यादा उधर देखा, जैसे जापानीज इनकेफेलाइटिस है तो वो ज्यादा जापान में देखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्या टाइम वाइज भी वेरिएशन है या नहीं है, और पर्सन वाइज भी। बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं बेटे, आप लोगों को पता है वो इन्फेंट्स को इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं जो अबव 45 को इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अडल्ट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये चीज हम देखते हैं। एंड देन लास्ट चीज पे हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। अब कोविड को कौन से फैक्टर फर्दर प्रेसिपिटेट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लो इम्यूनिटी है तो वो उसको बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेट कर रही थी। विंटर का जो सीजन है वो भी एक रिस्क फैक्टर है, वो भी इसको प्रेसिपिटेट करता है। उसके बाद अननेसेसरी कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं, या अगर लंग कैंसर है तो स्मोकिंग उसको, तो अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर डिटर्मिनेंट्स में। तो अब अगर आपने एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करनी है, किसी भी डिजीज के बारे में आपने पढ़ना है, तो आप डिजीज के बारे में क्या पढ़ोगे। नंबर 1 आपने डिजीज की फ्रीक्वेंसी देखनी है। नंबर 2 आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग प्लेस वाइज, उसके बाद दूसरा हमने कहा टाइम वाइज, एंड देन पर्सन वाइज देखते हैं। नंबर 3 हम लोगों ने उसके लिए डिटर्मिनेंट्स यानी रिस्क फैक्टर्स देखने होते हैं, वो स्टडी करने होते हैं। ये तीनों चीजें स्टडी करने के बाद ही हम अपना क्या निकाल सकते हैं, कोई उसके बारे में स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और फिर लोगों को प्रिवेंशन का कह सकते हैं। यानी हमें पता चल गया कि कोविड की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, इसकी मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट हाई है, हम लोगों को कहेंगे कि वो इससे क्या करें, एहतियात करें। अब डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चलेगा कि ये ज्यादातर होता है बाहर, अब तो वर्ल्ड वाइड हो रहा है, इसलिए सबको इससे एहतियात करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, और बहुत सारे जगह जब डिस्ट्रीब्यूशन वाइज हमें पता चलती है कि फलां जगह पे ये ज्यादा है तो भी हम प्रिवेंटिव मेजर, यानी कोई एरिया है वहां पे मलेरिया ज्यादा फैला हुआ है तो हम बता देंगे कि वहां जाने से पहले, या इंडिया में कालाजार बहुत ज्यादा है तो वहां जाने से पहले हम लोगों को कहेंगे कि वो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके जाएं, ठीक है बेटे। टाइम वाइज हम उनको बताएंगे कि विंटर में ज्यादा हो रहा है और इसकी वजह से जो है वो इसके रिस्क फैक्टर लो इम्यूनिटी है, सो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। कोई और अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी मॉर्बिडिटी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, वरना आपके लिए बहुत डैमेजिंग साबित होगा। तो बेसिक एपिडेमियोलॉजी पढ़ने का एम आपको समझ आ गया, ताकि आप इसके सारी डिटर्मिनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करें और लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दें और लोगों के अंदर इसकी कॉम्प्लिकेशंस को कम से कम करें, इसके रिस्क को, इसकी फ्रीक्वेंसी को और कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकें।
ठीक है बेटे। तो अब ये मैंने आपको थोड़ी डिटेल में इसलिए पढ़ाने की कोशिश की ताकि आप लोगों को इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे बुक के अंदर वो आपको समझ आ जाए। सही हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर आप एपिडेमियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो इसका एम क्या है। नंबर 1, वो आपके बारे बुक में लिखता है कि किसी भी हेल्थ रिलेटेड डिजीज के मैग्नीट्यूड को, उसकी फ्रिक्वेंसी को, ठीक है, मैग्नीट्यूड को, फ्रिक्वेंसी को स्टडी करने के लिए हम एपिडेमियोलॉजी करते हैं। दूसरा हमारा मेन एम ये होता है कि हम उस डिजीज के रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें। अब हम जब रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो थर्ड चीज बेटे हम क्या करते हैं कि डाटा देते हैं लोगों के लिए, और फिर उस डाटा के मुताबिक हम जरूरी प्लानिंग करते हैं और कम्युनिटी को और पब्लिक को भी वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ये करे। सो डाटा प्रोवाइड करते हैं और डाटा के बाद हम उस डाटा को पब्लिक के ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि उस डिजीज को प्रिवेंट कर सकें। तो आई होप आपको एपिडेमियोलॉजी के एम्स की बड़ी अच्छी समझ आ गई है। नेक्स्ट चीज आता है कि यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जब आप करते हो तो इससे आप लोगों को क्या फायदे होते हैं। नंबर 1 बेटे वो लिखता है कि इससे हमें किसी भी जो डिजीज होता है ना, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज, ठीक है, जो डिजीज है उसकी हिस्ट्री स्टडी करने में हमें आसानी होती है। जैसे देखो एपिडेमियोलॉजिस्ट ने ही ये किया कि उन्होंने स्टडी किया कोविड के ऊपर, और अब हर बच्चे को पता है कि कोविड जो है वो सबसे पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन 2019 में, पता नहीं दिसंबर में हुआ था या कब हुआ था, तो वहां पे हुआ चाइना में, और चाइना में भी आगे वुहान में। और वहां पे ये क्यों हुआ, क्योंकि कहते हैं कि पता नहीं उन्होंने बैट्स या चमगादड़ का सूप पिया या कुछ ऐसी चीज। तो डिजीज की क्या नेचुरल हिस्ट्री थी, ये स्टडी करने में एपिडेमियोलॉजी का नॉलेज आपको हेल्प करता है। किसी भी कम्युनिटी में हेल्थ कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, कभी वो नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे, ठीक है। सो ऊपर नीचे जब आती जाएगी तो उस कम्युनिटी के अंदर डिजीज कैसे आया, कैसे खत्म हुआ, क्या उसके रिस्क फैक्टर थे, क्या उसके आगे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई, जो भी उसकी हिस्ट्री थी बेटे, वो स्टडी करने में एपिडेमियोलॉजी का नॉलेज आपको हेल्प करता है। दूसरी बात यह है कि कम्युनिटी के अंदर डायग्नोसिस बनाने में, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी के अंदर डायग्नोसिस बनाने में एपिडेमियोलॉजी का नॉलेज आपको हेल्प करता है। इसका मतलब है कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर आपने जाके आइडेंटिफाई किया और क्वांटिफाई किया कि कौन सा डिजीज जो है वो इस कम्युनिटी में ज्यादा पाया जा रहा है, और उस डिजीज से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का रिस्क कितना ज्यादा है। रेट एंड रेशोज हम जो है वो हेल्थ यूनिट सेंटर को फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी गली के अंदर 10 केस कॉलरा के आ गए, मैं पूरी गली में से स्टडी करूंगी जी, 100 बच्चे हैं, 100 में से 10 को कॉलरा हो गया है, 5 उसमें से सीरियस है, मैं अपने हेल्थ ऑफिसर को बताऊंगी, वो हेल्थ विजिटर टीम्स भेजेंगे, यहाँ पे उन बच्चों की हेल्थ का एंड ऑल दैट जो भी गाइडलाइंस है वो दी जाएंगी, दिस एंड दैट। तो कम्युनिटी में डायग्नोसिस करने में, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी फाइंड करने में हेल्प मिलती है एपिडेमियोलॉजिकल नॉलेज को अप्लाई करके, ठीक है। फिर इसी एपिडेमियोलॉजिकल नॉलेज की वजह से हम लोग किसी भी चीज के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और उस प्लानिंग की इवेल्युएशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोविड था तो हमें पता चल गया ये इस वजह से हो रहा है, तो हमने प्लानिंग की, हमने ये प्लानिंग की कि हम अपनी कम्युनिटी को कहेंगे कि सब मास्क पहने, हम अपनी कम्युनिटी को कहेंगे कि सब सैनिटाइजर यूज करें, सब घरों से बाहर ना निकलें, क्वारंटीन कर लें, ठीक है। ये हमारी प्लानिंग होगी। प्लानिंग के बाद बेटे हम इवैल्यूएशन भी करते हैं कि ये सारे जो हम लोगों ने एहतियात बोली, ये एहतियात करने से कितना रिस्क या